हम लोगों ने देखा था कि वायुमंडल की परतें किस प्रकार है। सबसे नीचे में कौन सा परत है, उसके बाद कौन सा परत है ना, जिसमें हम लोगों ने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने यह देखा था कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा कितना सूर्यातप ग्रहण करता है। यानी कि सूर्यातप मतलब क्या हुआ, सूर्य का ताप यानी कि गर्मी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में कि पूरे पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वह समान रूप से नहीं पड़ता। इसके बारे में हमने एक एक चीज करके बताया था आपको कि किस तरह से जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा, वहां पर सूर्य सालों भर लगभग लंबवत चमकता है, बिल्कुल सिर पर होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर ज्यादा गर्मी दर्ज किया जाएगा, वह ज्यादा गर्म होगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, जैसा कि इस फोटो में आप फिर एक बार देख सकते हैं कि यह 0 डिग्री विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा पर हम लोगों ने देखा था कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी चमकती है, लंबवत चमकती है, इसलिए यहाँ सालों भर अधिक गर्मी रहेगा। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सालों भर अधिक बिल्कुल लंबवत सूरज के चमकने से यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी अधिक होती है। जब दिन भर गर्मी पड़ता है तो हवाएं क्या होती है, गर्म होकर के फैलती है और फैल करके वह ऊपर उठ जाती है। जब हवाएं ऊपर उठती है तो क्या होता है, हवाएं आगे की तरफ 30 और 35 डिग्री के पास जाकर के बैठने लगती है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अगला हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वायु दाब पेटियां क्या है और जो सनातनी पवने हैं वह क्या है। तो ये सारी चीजों पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन पीछे का थोड़ा सा रिमाइंडर आपको करा देते हैं। और अभी देखिए एक तूफान भी आया हुआ है, यास तूफान, है ना, साइक्लोन। तो आखिर में साइक्लोन कैसे आता है, अगला जो हमारा क्लास होगा कल का, तो उस पर आज कुछ हम पहले एक भूमिका बता दें, ये सब बेसिक चीज समझा दें, तब आप उसको भी समझ पाएंगे कि साइक्लोन आखिर में क्यों इस समय साइक्लोन ज्यादा आता है ना। ठंड के समय में जो साइक्लोन आते हैं और अभी के जो साइक्लोन आते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। उष्ण कटिबंधीय जो साइक्लोन है वह कहाँ से उठता है, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन वो कहाँ से उठता है और वह किस प्रकार से प्रभावित करता है। यह जब तूफान आता है तो फिर समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना, जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें पूर्वानुमान हम कैसे करते हैं कि वहां पर साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, और उसके लिए तैयारियां किस प्रकार की जाती है, आपदा प्रबंधन विभाग किस प्रकार से तैयारियां करता है, ये सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक चीजों को समझ लें कि आखिर में ये कैसे होता है। मौसम की जो बेसिक चीजें हैं उस या जलवायु विज्ञान का, उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो पिछली कक्षा में जो मैंने चर्चा किया था, फिर मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि विषुवत रेखा के आसपास यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र में यहाँ पर सूर्य सालों भर लंबवत या सीधी चमकती है। और ऐसे में क्या होता है कि हवा यहाँ पर गर्म होकर के फैलती है। तो फैलती है तो क्या होगा, फैलने के बाद वो ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो फिर ऊपर तो रहेगा नहीं हवा में, वो कहीं ना कहीं वो विक्षेपित होगा। तो दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तर और दक्षिण, फिर 30 और 35 डिग्री के पास जाकर के बैठता है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि यह चूंकि यहाँ पर हवाएं क्षैतिज नहीं चलती, यहाँ पर हवाएं गर्म होकर सीधे ऊपर उठती है और सालों भर गर्म यहाँ पर गर्मी पड़ती है, इसलिए यह जो एरिया है यह शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, या डोल ड्रम क्षेत्र भी इसे कहते हैं। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है या क्या कहलाता है, डोल ड्रम कहलाता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तर ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यह 23.5 आखिर में 23.5 क्यों है? वह 24 डिग्री हो सकता था, 25 डिग्री हो सकता था, लेकिन 23.5 क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी जो है वह बिल्कुल अपने अक्ष पर सीधी नहीं है। इसे इसका अगर देखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, गोल गोल घूम रही है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सामने वाला हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, दिन रहेगा, और जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा क्या रहेगा, यह रात रहेगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। तो जैसे जैसे, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जैसे जैसे वो आगे घूमती है तो पूर्व वाला हिस्सा अंधेरा में, पूर्व वाला हिस्सा उजाला में आते जाता है और पश्चिम वाला हिस्सा धीरे करके ये होता है। इसीलिए हमें सूर्य जो है पूर्व से उगता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब चीज आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर इस तरह से होता, यानी ये नॉर्थ पोल होता और ये साउथ पोल होता, तब क्या होता, तब दिन और रात बराबर होते सभी जगहों पर। और साथ में यह होता कि मौसम सभी जगह एक प्रकार के होते, बदलता नहीं, बदलाव उसमें नहीं होता। कई सारी चीजें इसमें है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहरहाल हम लोग इस पर आएंगे। यानी कि इसमें जो है सीधे एक ही तरह का सारी जगहों पर ऋतु रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। पीछे वाला हिस्सा रात, सामने वाला हिस्सा दिन। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, यह अपने अक्ष पर वस्तुतः ऐसे है, यानी कि ये साउथ पोल है और ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये ओरिजिनल ये है। और ये वाला जो है मिला करके कितना का कोण बनाता है, ये बनाता है 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है पथ पर, एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर जब सूर्य के चारों ओर वह मूव करती है, जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि कभी जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर आ जाता है, फिर धीरे धीरे चलते चलते वह मकर रेखा पर पहुंचता है, यानी 23.5 डिग्री साउथ में पहुंचता है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या होगा कि चूंकि सूर्य, पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस स्थिति में सूर्य क्या होता है कि यहाँ से चलते 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 यहाँ पर पहुंचता है, फिर वापस चलते 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 यहाँ पर पहुंचता है। इस प्रकार से यह उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर तक जाता है और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण तक पहुंच पाता है। तो इसलिए यह जो क्षेत्र है साल भर लगभग अच्छा तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाता है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सीधे पड़ेगा तो वहां पर, या थोड़ा बहुत ही तिरछे होगा, यानी कि यहाँ पर पर्याप्त रोशनी पड़ेगी। तो इस वजह से यह जो था क्या था, उष्ण कटिबंध कहलाता था। इसके बारे में हम लोग एक एक चीज पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ हम आपको एक बार रिमाइंडर करा रहे हैं, आपको याद दिला दे रहे हैं एक बार, ताकि आपको फिर से एक बार ये हो जाए, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंध कहलाता है, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण का बीच का जो एरिया है। उसके बाद 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है ना, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण का जो 66.5 डिग्री साउथ वाला हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तक जाते जाते क्या होता है, जो सूर्य का जो ऊष्मा है वह 50% ही मिल पाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके उत्तर वाला जो हिस्सा है यह बिल्कुल शीत ध्रुव है, यहाँ पर 40% ही ऊष्मा मिल पाती है, जितना विषुवत रेखा पर मिलता है इसकी तुलना में, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है, पूरा ये सब एरिया बर्फीला रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। ये और ये दोनों, है ना। और ये वाला जो है 66.5 डिग्री
23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर, ये क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ताप कटिबंध था। ठीक है, यानी उष्मा का जो वितरण है वह कैसे कैसे कहां पर होगा, ये सारी चीजें इसमें थी। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगला जो देखेंगे वह यह कि वायु दाब, ये तो समझिए इसमें कि ताप जो है पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ता है और वह अलग अलग जगहों पर उसका जो ताप है कहीं पर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर एकदम कम होता है ना। यह डिपेंड करता है कि विषुवत रेखा से कैसे आप मतलब कि जैसे जैसे उत्तर जाएंगे तो इसका जो यह है ताप है वह घटते जाएगा, या फिर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो घटते जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तब भी ताप घटता है, तापमान। तो तापमान का जो वितरण है वो कई प्रकार की चीजों से निर्धारित होता है। जिससे एक एक करके थोड़ा सा एक बार हम 2 मिनट के लिए आपको रिमाइंड करवा दें। जैसे कि पहले हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग सब देख चुके हैं, सिर्फ एक बार हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं। जैसे तापमान को प्रभावित कौन कौन से फैक्टर करते हैं? जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, जैसा कि आपने इसमें देखा, ये वाला देखा कि ये भूमध्य रेखा है। इसे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे या जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तापमान घटता जाएगा। ठीक है, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई, इसके बारे में भी मैंने पहले चर्चा किया है कि हम 165 डिग्री 165 मीटर 165 मीटर की जब हम ऊंचाई पर जाते हैं किसी भी स्थान पर, तो क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है। इसमें काफी अच्छा से आपको बताया गया है ना। इसमें हम लोगों ने बताया था कि सूर्य से जो किरणें आती है, धूप आती है, तो वह डायरेक्ट वायुमंडल को गर्म नहीं करता। वह किसको गर्म करता है? वह धरातल को गर्म करता है, और फिर धरातल से यह क्या होता है? गर्म होकर के हवाएं ऊपर की तरफ फैलती है, और ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं वह नीचे आती हैं। फिर नीचे की जो गर्म हवा है वह ऊपर जाती है। इस प्रकार से एक संवहनीय धारा चलने लगती है। ठीक है, तो वायु की गर्मी, थोड़ा सा 1 मिनट और इसको समझ लीजिए कि किसी स्थान पर मानक अवस्था में मापी गई भूतल से लगभग 1 मीटर ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। तापमान की अगर परिभाषा कहा जाएगा आपको कि तापमान क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी स्थान पर मानक अवस्था यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में मापी गई भूतल से लगभग 1 मीटर ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। ठीक है, और यह जो गर्म होता है वह 3 विधियां इसमें है: चालन, संवहन, अभिवहन, है ना। चालन, चालन मतलब होता है जैसे कि हम, ये पदार्थ है, ठोस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम गर्म करेंगे, तो जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? किसी जो कण होगा वो जाकर के बगल वाला कण से, जैसे ये मान के चलिए कि रड है, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको गर्म करें, ऐसे करके इसको हम गर्म करें, तो क्या होगा? इसके कण यहाँ से टकराएंगे, इसे टकराएंगे, ऐसे करते 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 यहाँ तक जाकर के गर्म होगा। ठीक है, यानी इसमें जो तरंगे होती है इस प्रकार से चलती है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी एक कण इधर चलेगा, एक कण इधर, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर, ऐसी तरह से आगे की ओर बढ़ता है। ये कहलाता है चालन। ठीक है, दूसरा है संवहन। जैसे कि मैंने बताया, हवा क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर उठेगा, ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, फिर नीचे वो धरती के संपर्क में आएगी, धरती के संपर्क में आकर के फिर वो गर्म हो जाएगी, फिर वो ऊपर उठेगी, और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो वायुमंडल है वह गर्म हो जाएगा। तो अगर आपको सवाल आता है कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है, किस विधि से गर्म होता है, तो हम कहेंगे संवहन से गर्म होता है, या कन्वेक्शन से गर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यही वजह है कि हम जैसे जैसे धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी ऊंचाई पर क्या होता है? तापमान घटता जाता है। तीसरा है समुद्र तट से दूरी। हम समुद्र तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा?
वहाँ जो तापमान है वह प्रभावित होगा। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि जो स्थल है, स्थल की विशेषता क्या है, वह जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। जबकि समुद्र की विशेषता क्या है या पानी की विशेषता क्या है, वो देर से गर्म होती है, देर से ठंडा होती है। मैं इस पर भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ कि स्थल जल्दी गर्म क्यों होता है। एक बार फिर थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको एकदम याद हो जाए। जैसे स्थल का जो हिस्सा है, तो आप देखेंगे मान लीजिए धरती है, तो इसके नीचे आप मुश्किल से 3, 4, 5 इंच नीचे जाइए तो पता चलेगा कि नीचे गर्मी नहीं है, क्योंकि इसकी ये जो गर्म होगा तो किस रूप में होगा, यह चालन विधि से गर्म होगा, क्योंकि ठोस है ये। इसके जो कण है ये नीचे वाला से टकराएंगे, फिर जाकर के उससे टकराएंगे, इस प्रकार से नीचे अंदर की तरफ गर्म होगा ये। तो इस वजह से यहाँ पर जो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या करता है कि यह कुछ ही मोटाई तक यह गर्म हो पाता है। ठीक है, तो नतीजा क्या होता है कि जो उष्मा कौन मिला इसे, क्लास मान ली कि अगर, हेलो, रहवा रहवा क्या कोई सवाल है आप लोग का? कुछ कहना है आप लोगों को? कोई बच्चा कुछ? ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जैसे जो अब यहाँ पर मान के चलिए कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसे मिला दिन भर में, तो यह उष्मा इतनी ही दूरी तक में गर्म करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, यह बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन जब जो जल्दी गर्म होगा तो उतना जल्दी रेडिएट ही करेगा। अब रात में जब इसको उष्मा मिलना बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, ऊपर का हिस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे का हिस्सा जो गर्मी है ऊपर की ये करेगा, और इस प्रकार से बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिन में तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो रात का तापमान काफी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जल होते हैं उसमें क्या है, लगभग 32-33 मीटर तक गहराई तक वह क्षेत्र को गर्म करता है। अब जैसे समुद्र है, ठीक है, यह सतह पर यहाँ पर उष्मा पड़ रहा है, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर में पड़ा इसको, तो क्या करेगा कि ऊपर का जो पानी है यह गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, गर्म होने के बाद वह फैलेगा। जब फैलेगा तो क्या होगा, फैलने की वजह से उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, यानी डेंसिटी घट जाएगी उसकी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम घन जो द्रव्यमान वाला हिस्सा है वह जहां पर न्यून तापमान या न्यून दाब रहते हैं, तो न्यून दाब वाले अधिक दाब वाले से न्यून दाब की तरफ प्रेशर होता है, तो यहाँ पर से जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये पानी को नीचे बैठा देगा, फिर ये वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर नीचे वाला पानी ऊपर चला जाएगा और ये वाला पानी नीचे ले आएगा, और इस प्रकार से लगभग 32-33 मीटर तक की गहराई को क्या करेगा, यह गर्म करेगा। तो इस वजह से इसको गर्म होने में काफी समय लगता है, यह देर से गर्म होता है। ठीक है, तो जब देर से गर्म होगा तो ठंडा भी देर से होगा। हमारे ऊपर का हिस्सा ठंडा हुआ तो फिर नीचे का जो गर्मी है ये ऊपर की तरफ आएगी, फिर जाकर के ये ठंडा होकर के नीचे की तरफ बैठ जाएगा, फिर ऊपर से जाएगा ये, और इस प्रकार से यहाँ पर भी जो पानी गर्म होता है यही कौन सा विधि से गर्म होगा या ठंडा होगा, संवहनीय विधि, यानी कन्वेक्शन वेव या कन्वेक्शन विधि से ये होता है। ठीक है, संवहनीय धाराएं चलती है, इस प्रकार से ये ठंडा और गर्म होता है। तो जैसे जैसे चूंकि यह देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, तो यही वजह है कि जो स्थल होते हैं, स्थल गर्म जल्दी और जल्दी ठंडा होते हैं, समुद्र जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। तो तापमान निर्भर करेगा समुद्र से या समुद्र से दूरी से। आप देखेंगे कि राजस्थान में दिन का जो गर्मी है या बिहार में जो गर्मी का समय है, यहाँ पर तापमान कितना पहुंच जाता है, 45 डिग्री, है ना, 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है हम लोगों के यहाँ मई में, या जून फर्स्ट वीक तक तापमान इतना रहता है। लेकिन यही इसी समय सेम समय आप अगर केरल जाते हैं, मुंबई जाते हैं, या किसी भी समुद्री तट पर जाते हैं, तो समुद्री तट पर जो है वहां पर क्या रहता है,
अपेक्षाकृत मौसम सुहावना रहता है। वहाँ 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं रहेगा, वहाँ पर रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान या 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ऐसे रहता है, क्योंकि वहाँ पर समुद्री समीर और स्थल समीर चला करती है। तो समुद्री समीर और स्थल समीर कैसे चलता है, तो उस पर भी हम लोग आगे हम चर्चा करेंगे उन चीजों पर भी। तो तीसरा चीज क्लियर हो गया, यानी कि तापमान को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं, इसको सब नोट करते चले, समझ रहे होंगे आप लोग। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि एकदम क्लास में याद कर लें। तो भूमध्य रेखा से दूरी जैसे जैसे होगा तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा, यानी तापमान को प्रभावित करता है। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी तापमान को प्रभावित करता है। अभी यहाँ पर जो आप तापमान देख रहे हैं, अगर 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसी समय आप ऊपर की तरफ, आप ऊपर की ओर उठे, एक बैलून ऊपर की ओर भेजे, तो पता चला कि तापमान कम है। यहाँ पर एक हिमालय पर्वत खड़ा कर दिया जाए 6000 फीट 6000 मीटर ऊंचा वाला, तो वहां पर भी आपको बर्फ मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान घटता जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान उसमें गिरावट आती है। तीसरा हम लोगों ने देखा समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तभी तापमान क्या होता है, घटता है ना। या उसका जो तापांतर है वह, सॉरी, तापांतर घटता है। ठीक है, यानी कि समुद्र के पास तापांतर कम होंगे और इस जगहों पर तापांतर ज्यादा होगा, तो ये भी प्रभावित करता है समुद्री धारा। तीसरा, समुद्री धाराएं यह भी प्रभावित करती है। पिछली जस्ट जो आप लोग किए होंगे अगर क्लास पिछली कक्षा, तो उसमें मैंने बताया था कि गल्फ स्ट्रीम कैसे नीचे से विस्पत रेखा के आसपास मैक्सिको की खाड़ी के पास से ऊपर उठता है और ऊपर न्यूयॉर्क और लेब्राडोर धारा से मिलता हुआ आगे की तरफ जाकर के अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में बहता है और वह यूरोप तक पहुंचता है। इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है और गर्म धारा होने की वजह से जो आसपास का जो क्षेत्र है तो उसको क्या करता है, वह गर्म कर देता है। तो समुद्री धाराएं भी क्या करती है, वह भी तापमान को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से प्रचलित पवने, हम आपको पवने बताएंगे, पवन की कौन कौन सी हवाएं, जैसे डॉक्टर्स हवा, सिराको, हरमट्टन, फिर आपका फॉन, ये सब किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, अभी यहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा ठंडा मौसम आपको लग रहा है, सुहावना मौसम लग रहा है, लेकिन 5 दिन बाद आप देखेंगे जब पछुआ हवा चलना शुरू होगा तो क्या होगा, पूरा झुलसने लगेगा, आप भीषण गर्मी आप महसूस करने लगते हैं, चेहरा झुलसने लगता है। तो ये जो पवने हैं वह जब कहीं गर्म से ठंडे स्थान की ओर आती है तो वह क्या करती है, गर्मी लेकर के आती है। या किसी ठंडे स्थान पर या किसी गर्म स्थान पर ठंडी हवाएं जब चलती है तो वहां पर उसको वहां पर ठंडापन ला देता है। तो तापमान को प्रचलित पवने भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार से भूमि का ढाल भी प्रभावित करता है। भूमि का ढाल, मान लीजिए कि कोई पर्वत है, पहाड़ है, ऐसे करके, ठीक है, अब सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है तो ये तो सीधे तापमान यहाँ पर उसको मिलेगा, लेकिन जो ये पिछला हिस्सा होगा यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत बहुत कम पड़ेगी यहाँ पर। तो यह जो ढाल है भूमि का, यह भी प्रभावित करता है। और इसके अलावा मेघ तथा वर्षा यह भी प्रभावित करता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं यह क्या करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो तापमान का आपको बजट भी हम लोग पहले बता चुके हैं कि बजट कैसे इसका होता है, कितना पहुंचता है, जैसा कि हम लोग ने चर्चा किया था पिछली कक्षाओं में कि 2 अरबवां भाग सूर्य जितना ऊर्जा उत्सर्जित करता है प्रत्येक सेकेंड, उसका 2 अरबवां हिस्सा ही हम प्राप्त करते हैं। उस पर भी अगर 100% हमारे पृथ्वी की ओर जो उष्मा आए तो उसमें से कितना हिस्सा परावर्तित हो जाएगा, कितना हिस्सा हम तक पहुंचेगा, है ना। तो ये सारी चीजों पर हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, उष्मा बजट के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब इसी क्रम में अब जो नई बातें हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह है वायु दाब पेटी। वायु दाब पेटी क्या है? उष्मा से संबंधित तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया था, तापमान, है ना, हम बता चुके थे। और उष्ण कटिबंध और पोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये सब चीजें भी हम पहले बता चुके थे।
लेकिन सिर्फ एक बार मैं आपको रिवीजन करा देना चाहता था इसको। अब जो हम नई बात आपको बताने जा रहे हैं वह है वायु दाब पेटी। कि आखिर में जो वायु दाब पेटी है वह क्या है, ठीक है, और प्रचलित पवनें क्या है, वायु दाब पेटी से कैसे प्रभावित होती है पवनें, और यह कैसे बड़े पैमाने पर पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जलवायु भागों में से डिवाइड करती है। तो इस सारी चीजों के बारे में थोड़ा समझेंगे। इसका शीर्षक होगा प्रचलित पवनें वायु दाब पेटी। वायु दाब पेटी और प्रचलित पवनें ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, वायु दाब पेटी, वायु दाब पेटी और प्रचलित प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनें, ठीक है। अब इसको समझिए, जैसे कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि ये पृथ्वी इस प्रकार से जो है, तो इसका जो बीच वाला हिस्सा मैंने आपसे चर्चा किया था कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत पड़ती है, और इस वजह से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री साउथ है ना, और ये नॉर्थ, ये वाला हिस्सा हमने क्या बताया था कि यह डोलड्रम का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? डोलड्रम, डोलड्रम। क्योंकि यहाँ पर पवनें क्षैतिज रूप से नहीं चलती, हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर के सीधे ऊपर उड़ जाती है। तो आप वहां पर जब कभी जाएंगे तो आपको हवा चलता हुआ महसूस नहीं होगा, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा उमस आप महसूस करेंगे। जब हवा चलता है तो थोड़ा ठंडक लगती है, लेकिन यहाँ पर वो चीजें आपको नहीं मिलती है। इसकी एक और विशेषता है कि दिन भर गर्म होकर के जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठ करके, क्योंकि वाष्प भी बहुत जाते होते हैं इसके पास, तो ऊपर उठ करके ठंडा हो जाती है, और ठंडा होकर के जो इसकी आर्द्रता है वह या ह्यूमिडिटी है वह क्या होता है, संघनित हो जाता है, और संघनित होने के बाद यह क्या करता है, बारिश शुरू कर देता है। यहाँ की विशेषता है कि प्रत्येक दिन दिन भर गर्मी पड़ेगा और शाम होते होते यहाँ पर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। यह क्षेत्र 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करता है सालाना। यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। इसीलिए यह जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र कहे जाते हैं। यहाँ के जंगल काफी घने होते हैं, इतने घने कि आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी लताएं लिपटी हुई होती हैं, और लताएं लिपट करके ऊपर में एक वितान के रूप में वह फैली हुई होती हैं। तो वहां पर पेड़ पौधों में प्रतिस्पर्धा होता है ऊपर उठने का, क्योंकि जो ऊपर नहीं उठेगा तो उसे प्रकाश नहीं मिल पाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ जो पेड़ है वो काफी ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की या विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। जब हम बायोम पढ़ाएंगे तो इस बारे में आपको और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह जो क्षेत्र है यह लो प्रेशर का बेल्ट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर या निम्न दाब पेटी, क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर यहाँ पर लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती रहती है, इसलिए यह लो प्रेशर का बेल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो हवाएं ऊपर की तरफ चली, ठीक है, तो यह जाकर के 30 और 35 डिग्री के पास बैठती है। कितना? 30 और 35 डिग्री नॉर्थ और 30 और 35 डिग्री साउथ, 30 और 35 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ पर हवाएं क्या होती है, जाकर के बैठने लगती है, क्योंकि हवा तो ऊपर में रहेगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं तो जाकर के बैठेगा ही, ठीक है। तो यह जो हवा है यह ऊपर ऊपर चल करके यहाँ पर नीचे बैठती है, और इसीलिए यह जो 30-35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है यह हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो वायु का दाब होता है वह बहुत ज्यादा होता है, यानी कि विषुवत रेखा की तुलना में यहाँ पर वायु दाब ज्यादा होते हैं। मध्य काल में
जो व्यापारी आते थे अरबियन कंट्रीज से, तो वो घोड़ों का व्यापार करते थे। जब वो घोड़ों का व्यापार कर रहे होते थे तो क्या करते थे, जहां से वो अरब से चले तो अपने नाव पर, उसमें तो पारंपरिक नाव हुआ करता था, मशीन वगैरह वाला बड़े बड़े जहाज आज की तरह तो थे नहीं, तो वो अपने नाव पर पाल लगाए हुए होते थे। पाल क्या करता था कि जब हवाएं चलती तो हवा के हिसाब से उस पाल को मोड़ दिया जाता था, और पाल हवाएं जो है वह धक्का देते हुए ला करके वह उसको गंतव्य तक पहुंचा देता था, बहुत मदद करता था। ठीक है, तो अपने जितना क्षमता है उतना क्षमता भर अपना घोड़ा लाद लेते थे उस पर। जब यह उत्तर की तरफ चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे, जब यह यहाँ पर पहुंचते थे, तो मानिए कि जितना घोड़ा, इनको 50 घोड़ा अगर एक नाव पर इन्होंने लादा, बड़े बड़े नाव होते थे, 50 घोड़ा लादा। अब यहाँ पर जब पहुंचता था तो पता चलता था कि यहाँ पर वायु दाब ज्यादा है। जब वायु दाब ज्यादा है तो क्या होता था कि इनकी जो नाव है वह डगमगाने लगती थी, डूबने लगती थी। तो उसमें से कुछ घोड़ों को उठा करते हुए समुद्र में फेंक दिया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए यह अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाने लगा, या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी इसे जानते हैं। 30 और 35 डिग्री का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें घोड़ों को कुछ फेंकना पड़ता था, वही नाम फिर प्रचलित हो गया बाद में चल करके। कई जो यात्री हैं या जो पुराने जो इतिहासकार हैं वो तो ऐसा भी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता था, माने कि तो घोड़ों में ये होगा कि कुछ घोड़ा को फेंक देगा, आदमी में अगर आदमी सफर कर रहा तो कई इतिहासकार यह मानते हैं कि जब वो व्यापारी जाते थे और जब उनका नाव डगमगाने लगता था और आदमी से लदे हुए होते थे तो लोग लॉटरी निकालते थे, जिसका किस्मत खराब रहा उसको उठा करके सब मिलकर के उसको पानी में फेंक देता था। कई लोगों को इस तरह से पानी में फेंकना पड़ता था, बाद में चल करके आदमी वाले को कम लोड किया जाता था तो इसमें। लेकिन ऐसी बातें हैं, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ऐसा किया जाता रहा होगा, लेकिन लोग मानते हैं, है ना। और हॉर्स लिटरेचर तो खैर नाम ही इसी कारण इसका पड़ा। तो यह हाई प्रेशर का बेल्ट है, यानी यहाँ वायु दाब अधिक होता है। इसके बाद आइए 60 और 65 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री नॉर्थ, है ना। और फिर यहाँ पर भी आइए 60 डिग्री और 65 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री है और ये 65 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है यह लो प्रेशर का बेल्ट है, यह लो प्रेशर का बेल्ट है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये तो हम समझ रहे हैं कि 0 डिग्री के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है सालों भर, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा क्योंकि हवाएं गर्म होकर के फैलती है। चलिए इसको मैं मान लिया। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई हवाएं बैठती हैं 30 और 35 डिग्री के पास में, इसलिए यहाँ वायु दाब बढ़ जाता है। चलिए मैं इसको भी मान लिया, लेकिन यहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित होती है? यह लो प्रेशर का बेल्ट हो गया, है ना। तो इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर कहा जाता है कि अब केंद्रीय फोर्स के कारण, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, हवा जो जब मूव करते हैं तो एक प्रेशर बाहरी तरफ लगता है चक्का की तरफ, एक उसमें अब एक अभिकेंद्री बल और दूसरा अपकेंद्री बल होता है। तो अपकेंद्री बल यानी कि जो जो बाहर की तरफ आपका जो टायर जो प्रेशर डाला तो वह क्या होता, अपकेंद्री बल होता है। तो यहाँ पर अपकेंद्री बल काम करता है, अपकेंद्री फोर्स यहाँ पर काम करता है, और अपकेंद्री फोर्स के काम करने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। किस कारण से? अपकेंद्री बल के, ठीक है, अपकेंद्री बल के कारण। फिर ये वाला जो हिस्सा है उत्तर और दक्षिण के जो छोर हैं, तो यह फिर हाई प्रेशर का बेल्ट होगा। ठीक है, यानी ध्रुवीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, बहुत अधिक ठंडा यहाँ पर पड़ता है,
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठंडा प्रदेश में क्या होगा, हवाएं ज्यादा भारी रहती हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा वहां पर घना मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर जो वायु दाब जो है वह ज्यादा होता है, और यह हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे पृथ्वी को हम 1 2 3 4 5 6 7 7 वायु दाब पेटी में हम विभाजित कर सकते हैं। वो 7 वायु दाब पेटी कौन कौन सा है? 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का यह लो प्रेशर का बेल्ट है। फिर 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री 35 डिग्री दक्षिण यह हाई प्रेशर का बेल्ट है, जिसे हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। 60 और 65 डिग्री उत्तर और 60 और 65 डिग्री दक्षिण यह भी लो प्रेशर का बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अब केंद्रीय फोर्स के कारण यहाँ पर वायु दोनों तरफ छितराती है। यहाँ से हवाएं इधर, यहाँ से इधर हवाएं बिखरते हैं यहाँ पर, इसलिए यह क्या है, लो प्रेशर का बेल्ट है। इसी प्रकार से जो ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में चूंकि ठंडा ज्यादा होता है, बर्फ होता है वहां पर, इसलिए वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर ज्यादा होता है। इस प्रकार से पूरे पृथ्वी को हम 7 वायु दाब पेटी में बांटते हैं, और यही वायु दाब पेटी क्या करता है, यही निर्धारित करता है सनातनी पवनों को, जो सालों भर बहने वाली सनातनी पवनें हैं। तो अब हम सनातनी पवनों पर चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी हवाएं चलती हैं। हमें लगता है कि आधा मिनट का टाइम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है जी? इतना तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, तो फिर उसके बाद फिर आगे क्लास करते हैं। 2 मिनट का भी टाइम है, उसमें फिर ये करेंगे तो फिर कट जाएगा। तो इस बीच में जिनका जिनका कोई सवाल है जो नहीं समझ पाए हो, तो आप लोग उस पर चर्चा कर ले, तो एक बार फिर से हम उसको बढ़िया से ये कर देंगे, रिपीट कर देंगे। क्या किन्हीं का कोई सवाल चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं आप लोग। सर हाई प्रेशर वाला फिर से और किसी को कोई सारा सवाल एक ही साथ ले लेते हैं। एक को हाई प्रेशर से सबसे पहले प्रॉब्लम था कि हाई लेटीट्यूड है ना, हाई लेटीट्यूड क्या है, सॉरी हाई प्रेशर वाला बेल्ट है ना। यानी कि हमने जो पहले चर्चा किया कि जहां पर गर्मी अधिक पड़ेगा, तो गर्मी अधिक पड़ने से क्या होता है, हवाएं गर्म होती है। हवाएं गर्म होती तो क्या होगा, वह फैलती है। जब हवा फैलेगी तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो इस वजह से वह जो क्षेत्र है वह क्या